यानी कि डेट टाइम प्लेस हमारे पास नहीं है, तब हमको स्पेशली हस्तरेखा की आवश्यकता होती है। हाथ हम तभी देखेंगे जब हमारे पास कुंडली नहीं है, और ऐसे मौके बहुत बहुत बार आते हैं कि हमारे को टाइम नहीं पता, हमारी मम्मी ने टाइम नोट नहीं किया था, हमें तो तिथि ही नहीं पता, हमें डेट नहीं पता, और इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो आप इसके बिना आप कैसे बता सकते हैं? तो इसके बिना हम इन हाथों की लकीरों से बता सकते हैं। तो हस्तरेखा सीखने से हमें ये है कि कभी कोई जातक हमारे पास आया है, या आपका खुद के मन की जिज्ञासा है कि मेरे कैसा भविष्य होगा मेरा, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, जो भविष्य में चल रहा है मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इस सबको ज्ञात करने के लिए आपको हाथ की रेखाओं को पढ़ना आना चाहिए। हस्त विद्या को हम पॉमिस्ट्री कहते हैं, और इसके 2 अंग हैं। पहला है हाथ की बनावट। ये हाथ हमारा जो है इसकी बनावट, इससे भी हम बहुत सारी चीजें पता कर लेते हैं। किसी का सॉफ्ट हाथ है, किसी का हार्ड है, किसी की ये ठेटे जो अपन बोलते हैं, ये हड्डियां निकली हुई हैं, तो उसको बहुत परिश्रम मेहनत करनी है। शनि प्रधान हाथ है, सूर्य प्रधान हाथ है, लाल हाथ है, पीला हाथ है, गुलाबी हाथ है। इससे भी हम बहुत सारी चीजें सिर्फ हाथ को देखकर ही हम पता कर लेते हैं कि जातक स्वभाव का कैसा होगा, उसके नेचर कैसा होगा, और तो और हम उसके बारे में ये भी पता कर लेते हैं कि इसका आर्थिक स्तर कैसा होगा। क्योंकि अगर हाथ अच्छा है, गुलाबीपन लिए है, तो ये आपको पता चल जाएगा कि जातक का स्तर अच्छा ही होगा। क्योंकि अगर हम साइंस से रिलेटेड करें तो अच्छा खान पान होगा तो ब्लड सर्कुलेशन हाथ में ठीक होगा, और जब हाथ में ब्लड सर्कुलेशन ठीक है तो जातक का खान पान अच्छा है, और खान पान अच्छा है तो मतलब धन संपदा से वो ठीक ठाक है। तो हमें कुछ पॉइंट तो ऐसे ही पता चल जाते हैं सिर्फ हाथ देखने से। अब हमारा हाथ का दूसरा अंग आता है हाथ की रेखाएं। रेखाओं के लिए हम कहते हैं कि हाथ की बनावट से व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियां ही पता चलती हैं। उसकी भूख प्यास भय ये सब हम हाथ को देख के पता चल देते हैं, जिज्ञासु है। और जब हम उसकी रेखाएं देखते हैं तो हमें उसके पूरे जीवन का विश्लेषण हमारे सामने आ जाता है। इसको हम बहुत तरह से बता सकते हैं, लेकिन इन रेखाओं को हम एक ये बोलते हैं कि ये हमें मन का स्तर पता करने के लिए इन रेखाओं को ज्ञात किया जाता है। इसे मनोविज्ञान भी कहते हैं। पॉमिस्ट्री में हमने बहुत बार सुना होगा कि ये मन को पढ़ लेता है, हाथ देखने वाला जातक के मन को पढ़ लेता है। तो हथेली हमारे मन मस्तिष्क का दर्पण है। हथेली पर जो बने उभार होते हैं इनको हम पर्वत कहते हैं, और ये पर्वत हमारे मस्तिष्क के कुछ केंद्र दर्शाते हैं। ये केंद्रों की क्रियाशीलता बताते हैं, उसकी ओर संकेत मैम करते हैं। एक क्वेश्चन कर सकता हूँ क्या मैं? आप मेरा लेक्चर पूरा हो जाने दीजिए सर, मैं आपके बाद में आंसर दूंगी। अभी कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, शुक्ला जी से पूछवाएंगे क्वेश्चन आपके बाद में। क्वेश्चन का नहीं, सत्र आप होगा पूरा लास्ट में आप सत्र पूछ क्वेश्चन का सकते होगा। ओके ओके सर। हथेली पर जो हमारी फैली हुई रेखाएं हैं, जिसे कि हम जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, ये 3 रेखाएं हमको जन्मजात, मतलब ऐसा भी कहा गया है, पुराने वैज्ञानिक जो हमारे मानते हैं या इन ऋषियों ने हमारा माना है। प्लीज माइक ऑफ कर दीजिए। हमारे प्राचीन ऋषियों ने ये भी माना है कि ये रेखाएं हमें अपने गर्भ से प्राप्त होती हैं। जब गर्भ में संतान होती है तो ये रेखाएं तब बन जाती हैं। अब आप बताइए कि ये रेखाएं जब बनती हैं, और बल्कि कहते हैं बाहर आने पर रेखाएं भविष्य लिखा जाता है, तो ये रेखाएं हमें पूर्व जन्म से मन की इच्छा के कारण मिलती हैं। क्योंकि एक जातक जब जन्म लेता है तो वो अपनी मन की इच्छा से लेता है। आपके मन में है कि मुझे इस यहाँ जन्म लेना है, तो कहते हैं ना, आपके मन की इच्छा यानी कि आपकी आत्मा हमेशा हमेशा ये सब चीज जानती है कि आपकी क्या इच्छा है,
और उसी के अनुसार आपको जन्म मिलता है, जिसको हम हिंदू शास्त्रों में कहते हैं, मोक्ष भी कहते हैं कि भाई आपकी इच्छा अनुसार आपको जो जन्म मिला वो आपके मोक्ष के हिसाब से, आपकी मनोदशा के हिसाब से मिला। इससे यहाँ प्रकट होता है कि पूर्व जन्म में नए जन्म के मध्य की अवस्था जो होती है, आत्मा की जो अवस्था होती है, उसे हम मन कहते हैं। और वो हम मन अवस्था हमारे गर्भ में आ जाती है। जो हमारे मन की अवस्था है वो गर्भ में आती है, और ये हमें 3 रेखाएं गर्भ से ही प्राप्त होती हैं। इनके अंदर जो परिवर्तन होते हैं वो परिवर्तन जन्म लेने के बाद होते हैं, वरना ये 3 रेखाएं सभी जातकों को गर्भ से ही प्राप्त होती हैं। दूसरा, हमारा एक आधुनिक विज्ञान ये कहता है कि यह विज्ञान वो पूर्व जन्म को मानता ही नहीं है। वो पूर्व जन्म को बिल्कुल नहीं मानता। वो तो कहता है कि जब शिशु ने जन्म लिया तो उसके अंदर पूर्वजों के जीन्स आते हैं। ये वो उनके जीन्स मानते हैं कि ये अपने पूर्वजों से लेकर आए हैं। ये सुताक अवस्था में रहते हैं, मतलब ये सोए हुए हैं रेखाएं। इनको हम कर्म से जगाते हैं। ये हमारा प्रारब्ध है और ये हमारा कर्म है। इस सीधे हाथ से हम अपनी जो कर्म करते हैं वो हमारे को क्रिया कर्म करने का हाथ है। और ये हम अब प्रारब्ध से लेकर आए, ये हम अपने पूर्वजों से लेकर आए, ये अपने प्रारब्ध मतलब पिछले जन्मों से लेकर आए हैं। और इसको हम इस जन्म में जो कार्य करेंगे उससे प्रगति देंगे, उससे जो गति देंगे, ये वो है। पूर्वजों की ये विशेषताएं हैं। सुप्त अवस्था को हम मूल प्रवृत्तियों में लाने के लिए कर्म करते हैं, और कर्म करने पर जो हमें रेखाएं, जो बारीक रेखाएं, गौड़ रेखाएं जो आप आगे पढ़ेंगे, वो हमको कैसे प्राप्त होंगी, उनसे हमें क्या क्या चीजें प्राप्त होंगी, ये हम आपको कक्षा में बता देंगे जब आप क्लास लेंगे। और बाकी जैसे कि बोलते हैं कि कुंडली नहीं है, और हम कैसे कुंडली के बारे में पता करें कि जातक किस तरह का है। तो आप देखेंगे इन पर्वतों में सब कुछ है, सारे ग्रह हैं, ठीक है। ये बुध पर्वत है, छोटी उंगली वाला जो है ये बुध पर्वत है। ये हमें किस चीज के बारे में बताता है कि जातक कितना चतुर है, उसके कार्य में कितनी चतुराई है, ये हमें बुध पर्वत बताएगा। ये सूर्य पर्वत है। सूर्य आप समझ जाएंगे, सूर्य क्या है? चमक, प्रकाश, सफलता। ये सब हमें कब मिलेगी? जब हमारा सूर्य बलवान होगा। मेरा लेक्चर होना दीजिए, आपको जो पूछना है आप बाद में पूछ लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं शनि पर्वत की। बीच की उंगली जो है वो शनि की पर्वत है। अब शनि पर्वत की हम जब बात करते हैं तो जातक गंभीर होगा, अंधविश्वासी भी होगा। उसके बाद उसमें ठहराव होगा, जल्दबाजी उसके अंदर बिल्कुल नहीं होगी, संतुलन करके चलने वाला होगा। जब हम गुरु पर्वत की बात करेंगे तो उसके अंदर अहम होगा। गुरु पर्वत जब उसका स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है, तो वो महत्वाकांक्षा वाला होगा, उसकी इच्छाएं होंगी, उसके साथ साथ वह सम्मान भी पाना चाहता होगा। उसके बाद हम बात करते हैं शुक्र पर्वत की। जब शुक्र पर्वत की बात आती है तो यहाँ पे प्रेम, दया, शोभा, संगीत, हृदय, इच्छाएं, सब कुछ है। और सबसे महत्वपूर्ण चंद्रमा। चंद्र पर्वत की जब हम बात करते हैं तो चंद्रमा हमारा मन का कारक है। आपकी इच्छाएं जितनी भी हैं उनको पूरा करने में चंद्र पर्वत का सहयोग जरूरी है। चंद्र पर्वत अगर सहयोग दे रहा है तो जातक के जो भी इच्छाएं हैं, जो भी पर्वत आपके श्रेष्ठ पर्वत हैं, उनको बल मिलेगा। तो जब हम ये 3 रेखाओं की बात करेंगे तो हम इसे कुंडली से अगर रिलेट करते हैं तो जो हमारी ये जीवन रेखा है, सभी के है, देखिए ये हमारी लग्न है। एक तरह से हम इसको कुंडली की तरह, अगर जिसको कुंडली का ज्ञान है, जिसको ज्योतिष आता है, तो ये लग्न है, ठीक है। ये मस्तिष्क रेखा जिसे हम कहते हैं सो मन है, यानी कि चंद्रमा है। और ये सूर्य रेखा को हम हृदय रेखा से अवगत कर सकते हैं। ये तीनों स्ट्रॉन्ग है तो जातक की कुंडली पूरी स्ट्रॉन्ग है। वैसे ही ये तीनों रेखाएं स्ट्रॉन्ग है तो आपका हाथ एकदम स्ट्रॉन्ग है। आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आपके भाग्य में है, वो आपको जरूर प्राप्त होगा। ये हमारे हाथ की रेखाओं में सब पता चल जाएगा। लेकिन किससे किसको कनेक्ट करेंगे ये आपको क्लास लेने पर ही पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार में ही सब कुछ पता चल जाएगा। एक एक रेखाओं को हम पढ़ेंगे,
इन रेखाओं के साथ पर्वत पड़ेंगे, पर्वत के साथ नाखून भी पड़ेंगे और इन सब के साथ छोटे-छोटे दीप, आयतकार चिन्ह, स्टार, जाली, ये सब पड़ेंगे। अगर ये इन पर आ रहे हैं, त्रिभुज बन रहे हैं, तो जातक को कब क्या प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा, इन रेखाओं को हम कैसे मिला के पढ़ पाएंगे, कोई रोग है तो वो कैसे होगा, इससे हमें हानि होगी, लाभ होगा, कितना छोटा होगा, कितना बड़ा चीज होगी, ये सब हमें अपने इसी आगे क्लासेस में पढ़ने को मिलेगा। और कुछ आपको जो जानना है, मेरे विचार जय से गणपति। हमारे जय सर गणपति। प्रेम बंधु शुक्ला सर पढ़ाएंगे। जी, जय जय गणपति। गणपति की सर। धन्यवाद। आरती शर्मा अभी हमारे यहाँ विशारद कर चुकी है और हस्तरेखा में भी विशारद कर चुकी हैं, ज्योतिष में काम कर रही हैं और पढ़ा भी रही हैं। तो आपको इनकी भी वो मिलेगी टीचिंग, और संग में जो हमारे हेड हैं वो शुक्ला जी, उनका भी मिलेगा। मैं जानना चाहूंगा जो हमारे साथ जुड़े हैं वो हस्तरेखा में, वो कौन है, क्या है, वो अपना थोड़ा सा परिचय दे दें, जिससे कि हमारे शुक्ला जी को आपसे बातचीत करने में आसानी हो, और जिससे कि वो आपके जो भी प्रश्न होंगे, आपके जो भी समाधान होंगे, उसको वो कर सकेंगे। तो नाम बता दूं मैं कि ये दिल्ली 7C से जुड़े हुए हैं, आईडी इनकी दिल्ली 7C है। प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दे दें ऑडियो वीडियो ऑन करके। दिल्ली 7C। नमस्कार चतुर्वेदी सर। नमस्कार नमस्कार। अच्छा आप हैं, ठीक है ठीक है। हाँ, मैंने कहा आज आपसे कुछ सीखा जाए, नहीं इसलिए मैंने बिल्कुल, आपकी क्लास। शुक्ला जी सिखाएंगे बिल्कुल, लेकिन मैं तो जुड़ाई हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, मेरा हाँ नाम सुमिधा कक्कड़ है, मैं दिल्ली चैप्टर 7 से हूँ। जी जी जी। धन्यवाद धन्यवाद। नमस्कार। हाँ, दूसरे हमारे साथ हैं दिल्ली 4B। दिल्ली 4B। दिल्ली 4B से बताएंगे, आप अपना परिचय दे पाएंगे? अच्छा, हमें दिख रही है रंजना जी। रंजना जी, आप अपना परिचय दे पाएंगी? रंजना जी, ऑडियो ऑन करिए और बताइए कि आप। जी हम्म, जी नमस्कार, मैं रंजना अवस्थी हूँ। हम्म, बेसिकली मूलतः मैं कानपुर से हूँ, बट अच्छा मैं अच्छा, मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर होता रहता है, तो मैं करंटली इंदौर से बोल रही हूँ। मैं ओके। एक लाइफ कोच हूँ, राइटर हूँ, और हम्म, ज्योतिष में मैं पिछले 8 सालों से जॉब कर रही हूँ। अभी फ्रीलांस और एस्ट्रोसेज कंपनी है, उसमें काम कर रही हूँ। हम्म, और मुझे शोध का बहुत शौक है, मतलब दिमाग में कुछ चलता रहता है हमेशा, कलम चलती रहती है, जिज्ञासु प्रवृत्ति की हूँ, घूमती बहुत हूँ, जीवन को बहुत अच्छे से एन्जॉय करती हूँ। जी। अच्छा है, आप हमारी एकेडमी से जुड़ रही हैं। यहाँ पर एकेडमिक नॉलेज दी जाती है, सिलेबस के अकॉर्डिंग दी जाती है, तो आपको इसका बहुत फायदा मिलेगा। क्योंकि देखिए, शिक्षा तो हम लोग सब ग्रहण कर ही लेते हैं। आरती, अपना वीडियो बंद कर लेना बेटा अभी। तो लेकिन शिक्षा को अगर हम सोपानबद्ध, सीढ़ीबद्ध एक सिलेबस के अकॉर्डिंग करते हैं, तो हमारे लिए जीवन में बहुत फायदेमंद होती है। चलिए, मैं अगला नाम लेता हूँ। यहाँ पर विपिन जी दिख रहे हैं हमको। विपिन जी अपना परिचय देंगे। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम विपिन अग्रवाल है। हम्म मैं पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ हम्म। और कोविड के बाद से मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने कंपनीज में जॉब किया है। आप कहाँ रहते हैं सर? मैं गुड़गांव में रहता हूँ गुड़गांव। और अच्छा अच्छा। अध्ययन की थोड़ी मेरी रुचि है और दिल्ली कुछ चैप्टर से जुड़े हैं आप? हाँ जी हाँ जी। जी जी, ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। चलिए, मैं अगला नाम बताता हूँ। किरण जी जो जुड़ी हुई है, किरण जी, किरण सेतीगर। हाँ, जी। नमस्ते जी। मैं मुंबई विपिन जी, से, आप अपना वीडियो बंद कर लीजिए। हाँ बताइए, किरण जी आप बताइए। हाँ, मैं मुंबई से जुड़ी हूँ जी। और मैंने अभी ज्योतिष प्रवीणा का फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर अटेंड किया है। मैं सेकंड मुंबई से? सेमेस्टर में, हाँ, मैं मुंबई से हूँ। नहीं, वो और फर्स्ट मैं सेमेस्टर दिल्ली, कहाँ से हो रहा है आपका? मेरा दिल्ली से हो रहा है, ओके ओके, दिल्ली ठीक है 4। ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है। ओके, ठीक है, धन्यवाद। और तीसरा हमको देख रहे हैं कुणाल व्यास। जय गणपति गुरु जी। जय गणपति। मैं T1 प्रवीण कंप्लीट कर चुका हूँ ग्वालियर चैप्टर से। हम्म। मेरा नाम कुणाल शर्मा है। ओके, ठीक है।
अब हमें देखते हैं प्रियंका पाटीदार, कृपया अपना परिचय दे दें प्रियंका जी। ओके, प्रियंका जी परिचय दें। इसके बाद हमें दिखते हैं रतन लाल, क्या नाम है, रीता, कुछ नाम आईडी है इसमें। रीता नंदन कौन है? अमित शर्मा। जी सर नमस्ते, मैं अमित शर्मा नमस्ते सर आपके पास आया था जी, एक बार। थोड़ा जी सर वीडियो तो खोलेंगे तो आपसे पहचान वो बहुत। जाऊंगा। जी सर। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक ठीक ठीक, पहचान गया। सर आपसे बहुत ग्वालियर, आप सालों से ग्वालियर मैं में ही है? सर। जी सर गुड़ागुड़ी के नाके पर सर मैं रहता हाँ हूँ। ठीक 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 ठीक, अच्छा अच्छा, तो धन्यवाद, और मैं जुड़िए। सर प्राइवेट अभी अभी बिजली घर में प्राइवेट कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ। ओके, मेरा सर एक दो क्वेश्चन थे, वो बाद में वो अभी बताएंगे आप? शुक्ला सर अभी सारे क्वेश्चनों के समाधान करेंगे, आप लोग पूछ लीजिएगा। मैं थोड़ा सा बस परिचय जी नोट कर लूँ उनके लिए। ठीक है, धन्यवाद। जी। और अभी संगीता जी दिख रही है इसमें। संगीता जी, आपकी आवाज गड़बड़ हो रही है। चलिए, अल्पना जी जो है, अल्पना जी अपना परिचय दें। हाँ संगीता जी बोलिए, बोलिए संगीता अग्रवाल। आपका स्पीकर गड़बड़ है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आपका वहां से स्पीकर गड़बड़ है। कोई बात नहीं, इसको आगे के लिए ठीक कर लीजिएगा। आप ग्वालियर से है ना? जी 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 सर, अभी मैंने P1 का फॉर्म भरा है। हाँ ओके ओके, मैं पहचान गया, ठीक है, ग्वालियर से संगीता अग्रवाल। अब आवाज आपकी क्लियर आई, क्लियर आई। ओके, जी जी धन्यवाद। जी। हाँ जी जी, बिल्कुल जुड़िए। अल्पना जी, आप अपना परिचय दे दीजिए। अल्पना जी। आनंद खत्री के नाम से कुछ जुड़े हैं वो, आनंद खत्री जी। अपना वीडियो ऑन करके बोलेंगे, आनंद खत्री। सर नमस्कार। नमस्कार। सर मैं आनंद खत्री, मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ। मैंने कामाक्षी दिल्ली से। जी, कामाक्षी से है, ठीक है, ओके। अंचल जी, अंचल रेहान, आप अपना परिचय देंगे। अंचल त्रेहान। ओके, होल्ड पे चले गए। अनुराग, केवल इतना नाम आ रहा है, अनुराग। अनुराग जी बताएं, आप अपना परिचय दें, आपका माइक भी ऑन है। जय गणपति सर। जय गणपति। मैं अच्छा अनुराग अच्छा, धार से। अनुराग जोशी, ओके ओके, ठीक ठीक, मैं जी पहचान गया, ठीक। जी ओके, धन्यवाद। और अब दिख रहे हैं आरजू गोयल। अनुराग जी, आप वीडियो ऑफ कर लीजिए। आरजू, आरजू गोयल। आशा रानी, आशा रानी जी है तो कृपया अपना परिचय दे दें। बाय आशा रानी नमस्कार जी। सर। जी जी, नमस्ते सर। नमस्ते। मैं यहाँ दिल्ली से हूँ, करोल बाग चैप्टर 1 से ओके विशारद किया। ओके, अच्छा अच्छा, करोल बाग से है, ठीक है। चैप्टर 1 से। जी जी, चैप्टर 1, ओके। जी। मैडम छावरा, चारू छावरा, चारू छावड़ा मैडम। ओके, अब नहीं आ पा रही। दौलत राम जी, दौलत राम जी पोर्टे। नमस्कार सर, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। जी, क्या करते हैं आप? मैं पुलिस सर्विस में हूँ। ओके, ठीक है जी। दीपक छपरा जी, दीपक छपरा। ओके, मिश्रा जी, गीता जी। जय हाँ गणपति मिश्रा जी, सर। जय गणपति। जी मैं गुजरात से हूँ, आपसे पहले भी मुखातिब हो चुका हूँ। अरे और अच्छा, मेरा ये भी इस विषय में गहन रुचि है और बचपन से इसमें थोड़ा बहुत अध्ययन किया है, इसको और बढ़ाना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक है, आप वेलकम, आपका एकेडमिक रूप से आप करना चाहें तो बिल्कुल आपका स्वागत है।
धन्यवाद। गीता जी। सर मैं दिल्ली चैप्टर 4 से हूँ और विशारद 2 में पढ़ रही हूँ अभी। ओके, थैंक यू। जितेंद्र जैन। विष्णु अग्रवाल। और बैजनाथ जी। सुषमा चौहान। जय गणपति सर, मैं वैजयंती हूँ और जी। मैं चैप्टर 4 कामाक्षी से, दिल्ली से। जी वैजयंती, चैप्टर 4, ठीक है, धन्यवाद। और संजीव चौहान। सुरभि। सुषमा चौहान। जो लोग हैं फटाफट दे दे जिससे कि सर का लेक्चर चालू हो जाए। रीना जी। जी। सुषमा चौधरी जी, बताते जाइए। सुषमा जी आप बताइए अपना, आवाज नहीं आ रही। आप में से किसी की भी आवाज नहीं आ रही। जी मैंने तो म्यूट पे रखा था, आई थॉट अदर्स वर स्पीकिंग। मैं सुषमा जी, आप बोलिए आप कहाँ से हैं? सर मैं कामाक्षी दिल्ली से ज्वाइन की हूँ, रहना मेरा मुंबई में है। सुषमा जी कामाक्षी दिल्ली, ठीक है, ओके। और सुरभि जी आप? आपकी आवाज नहीं आ रही। रीना जी आप कहाँ से हैं? जी मैं दिल्ली से हूँ, मैंने अभी प्रवीण 2 का एग्जाम दिया है। दिल्ली 4? दिल्ली 4 कामाक्षी, यस। ओके ओके, थैंक यू। सुरभि जी आप बता पा रही हैं? ओके। अंचल त्रेहान आप बताएंगे, आप कहाँ से हैं? हाँ जी सर, गुड इवनिंग। मैं दिल्ली चैप्टर 4 कामाक्षी चैप्टर से हूँ सर। ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू। अच्छा लग रहा है मुझे और कि आप सब लोग जुड़े हुए हैं, और ज़्यादा समय आपका ना उधर खराब करते हुए मैं अपेक्षा चाहूँगा कि हमारे जो हस्तरेखा के मुख्य टीचर हैं उनसे भी आपका हम बात करवा दें। तो मैं प्रेम बंधु शुक्ला सर से आग्रह करूँगा कि वो आएँ और स्टूडेंट्सों को बताएं कि ज्योतिष हस्तरेखा सीखने के इनको क्या फायदे होंगे और किस प्रकार से सीख सकते हैं ऑनलाइन में। और इनके मन में कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न होगा तो सर आप उनको भी समाधान करें। जय गणपति। जय गणपति जी, सभी को मेरा नमस्कार। हस्तरेखा और वैदिक ज्योतिष शास्त्र ये अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। और जब आप कई लोग तो जुड़े हुए हैं वैदिक से, कई लोग नहीं जुड़े हुए, जो जुड़े हुए हैं उनको हम उसी तरीके से बता सकेंगे कि कैसे हस्तरेखा शास्त्र और वैदिक कैसे एक दूसरे के पूरक है। खैर, हस्तरेखा शास्त्र कैसी विद्या है? एक तो इसमें ग्लैमर है। आप देखिए दूसरा जो एस्ट्रोलॉजी, उसमें ग्लैमर नहीं है, उसमें विद्वता है, ज्ञान है, अथाह भंडार है, लेकिन ग्लैमर नहीं है। पॉमिस्ट्री में एक तो ग्लैमर है, इंटरेस्टिंग है और आश्चर्यजनक बातें भी हैं। आप ट्रेन के डिब्बे में अगर बैठ जाएं और आप जरा सा भी जिक्र छेड़ दें तो देखिए कैसी भीड़ होती है। तो एक ग्लैमर के कारण होता है ना, जबकि इसमें गहराई, हम गहराइयों में तो जाते ही नहीं है। हस्तरेखा में वैज्ञानिक तरीके से हम हाथ का एनालिसिस करते हैं। हमारे भारत के प्राचीन ग्रंथों में भी है सामुद्रिक शास्त्र के नाम से। मैं आपको उसमें भी बताऊंगा कि सामुद्रिक शास्त्र के अंतर्गत कैसे हमने शुरुआत की, फिर कैसे खत्म हो गया, कैसे वेस्टर्न लोग आए, वो बात ये है। देखिए सामुद्रिक शास्त्र में क्या था कि शरीर के जो अंग है काफी सर्दी बढ़ गई, शरीर के जो अंग हैं उसके अनुसार व्यक्ति की प्रगति, उसका भाग्य, उसकी मतलब उसके बारे में मनोवैज्ञानिक तरीके से थोड़ा सा ज्यादा बताया जाता था। तो उस सामुद्रिक शास्त्र का बहुत छोटा सा पार्ट है हमारा हस्तरेखा शास्त्र। हालांकि उसमें 8 हिस्से हैं सामुद्रिक शास्त्र में, तो खैर वो अभी नहीं बतलाएंगे कोर्स के हम। अच्छा पहले आपको बतला दूं कि ये डेमो क्लास है, मैं आपके इसके बारे में बतला रहा हूँ, लेकिन जब हम हस्तरेखा शास्त्र पढ़ेंगे तो हम
अपने सिलेबस के अनुसार चलेंगे। ध्यान रखिए, हमारा सिलेबस बना है, हमें सिलेबस के अनुसार चलना पड़ेगा। बहुत आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि कई लोग बेसिक से पढ़ना चाह रहे हैं, कई लोग जैसे मिश्रा जी काफी उसमें विद्वान हैं और आगे और अपनी विद्वता को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो हम सिलेबस के अनुसार से चलेंगे, है ना। ये थोड़ा सा पहले बता दूं। तो पॉमिस्ट्री में क्या है कि हमारा जो हाथ है, केवल हाथ की रेखाएं नहीं पढ़ते। ये आपको सबसे पहले बता दें। होता क्या है, नए नए लोग होते हैं, पॉकेट बुक पढ़ लेते हैं, तो सीधे पहले हाथ की रेखा पढ़ना चालू कर देते हैं। पॉमिस्ट्री केवल हाथ की रेखा नहीं है, हाथों का आकार प्रकार ये है। उसका कारण क्या है कि पॉमिस्ट्री कला भी है और पॉमिस्ट्री विज्ञान भी है। विज्ञान क्यों है? बिल्कुल एक साइंटिफिक तरीके से ही उसका हम अध्ययन करेंगे और उसके साथ हमारा अनुभव है, और फिर हम मनोवैज्ञानिक तरीके से हम सामने वाले के हाथ की प्रिडिक्शन करते हैं और बतलाते हैं। तो इसमें कला भी है, इसको अन्यथा नल है। कला हमारी ये अपनी एस्ट्रोलॉजी भी है और हमारी हस्तरेखा भी है, कला भी है। क्योंकि जब तक हमारी वाक्पटुता नहीं होगी, हमारी वाक जो शैली होगी बोलने की, वो अगर प्रॉपर नहीं होगी, अपनी बात को हम समझा नहीं पाएंगे, तो वो अच्छा सफल ज्योतिषी नहीं होता है ना। तो इस समय ये बात जरूरी है, जैसे कि आपको प्रवीण जी ने बताया कि इंट्यूशन भी है और सेंसिटिविटी भी है, और उसके लिए हम साधना भी करते हैं। लेकिन साधना जो करना चाहे उसके लिए है, जो करना चाहेगा उसके लिए हम बतला देंगे कि कौन कौन सी तिथि, कौन कौन से नक्षत्र और कौन सा माह इसके लिए है। हमारी पंचांगुरी देवी का ध्यान किस प्रकार से किया जाता है, और जो यंत्र है वो यंत्र क्या है, और उसके सामने कौन सा कितने माला जाप करनी है, वो हम आपको बतला देंगे, जो अगर करना चाहे। ठीक है। पॉमिस्ट्री मतलब साइंटिफिक की बात बता रहा हूँ। जो साइंटिफिक पॉमिस्ट्री है वो अभी डेवलपिंग स्टेज में है, फुल डेवलप नहीं है। हम जो सबसे पहले पॉमिस्ट्री, जो यूरोप की बात कर रहा हूँ, वेस्टर्न की बात कर रहा हूँ। वेस्टर्न में 19th सेंचुरी में एक फ्रांस में एक लेडी थी, मैरी एनेडी, एक लेडी थी मैरी एनेडी। उसने क्या किया, पॉमिस्ट्री और टैरो कार्ड ये दोनों का मेल किया और नेपोलियन बोनापार्ट की भविष्यवाणी की। तो बड़े स्तर के ऊपर वो फेमस हुई और वो भविष्यवाणी सही हुई थी। अन्यथा उसके पहले कई लोग थे, डेस बॉरल भी थे, सेंट जर्मेन है, विलम है, बेंसन है, मतलब ये बहुत सारे लोगों ने पुस्तकें भी लिखी है, बहुत काम किया है। लेकिन फिर उसके बाद जो सबसे ज्यादा फेमस हुए, उसके बाद कीरो बहुत ज्यादा फेमस हुए। ये जो है पॉमिस्ट्री है, ये वैसे आपको बता दूं एस्ट्रोलॉजी से, ये मनोवैज्ञानिक और सामने वाले की मानसिकता को बहुत जल्दी पकड़ती है। जो बारीकी एस्ट्रोलॉजी में है वो उतनी बारीकी पॉमिस्ट्री में नहीं है, ये अभी से बतला है। लेकिन यदि कोई पॉमिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी दोनों सूखता है तो वो एक दूसरे की बहुत पूरक है, बहुत बहुत पूरक है। क्योंकि कुंडली, किसी को जन्म समय नहीं पता, किसी को समय है वो गलत है, वो जो समय उसको मालूम है उससे कुंडली बनाता है तो उससे प्रेडिक्शन नहीं होते। तो ये जो है एक दूसरे के पूरक तो हैं। लेकिन यदि पॉमिस्ट्री अकेला भी कोई जानता है तो बहुत कुछ हम आगे भविष्य के बारे में जान सकते हैं। पॉमिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ेंगे ये आपको बता दें। तो पहले ध्यान रखिए, पॉमिस्ट्री में केवल रेखा नहीं पढ़ेंगे, रेखा उसका एक हिस्सा है रेखाओं को पढ़ने का। हमें इसमें नाखून पढ़ने हैं, उंगलियों के बीच की दूरी पढ़नी है, उंगलियों की लंबाई पढ़नी है, हथेली का खुरदुरापन देखना है, चिकनापन देखना है, रूखापन देखना है, वो नमी देखनी है, उंगलियों के पोर देखने हैं, उंगलियों के जोड़ देखने हैं, उंगलियों के बीच का जो गैप है, ये देखिए इसमें है ना, किसी में छेद है किसी में नहीं है, हमें ये देखना है। और उंगलियों की एक दूसरे से कितने कोई छोटी बड़ी उनकी तुलना देखनी है, अंगूठे का कोण देखना है, हथेली का मोटापन देखना है, उसका लचीलापन देखना है। इतनी सारी चीजें देखनी पड़ती है। अगर आप ये सोचें कि हम केवल रेखा देख रहे हैं, केवल रेखा नहीं होती। आप आगे पढ़ेंगे उसमें कीरोमेंसी उसमें दो हिस्से हैं। कीरोमेंसी में फिर जाके हम इधर आ जाते हैं। तो कीरोनोमी और कीरोमेंसी में तो हमें यह है
हम अभी ये सारी चीजें, हम बहुत सारी चीजें जान सकते हैं। अभी इसकी पॉमिस्ट्री की एक ब्रांच और चालू हो गई है, उसको हम कहते हैं डर्मेटोग्राफिक्स। डर्मेटोग्राफिक्स क्या है? ये फॉरेंसिक साइंस का हिस्सा है। और ये आप देखिए उंगलियों में, ये यहाँ पर ऊपर उसके रिज होती है, रिज, ठीक है, रिज मतलब जो धारियां, और फिर कहते हैं शंख चक्र, इतनी सब चीजें कहते हैं, है ना। ये शंख चक्र वगैरह इसको उसकी हिस्सा है, उसको डर्मेटोग्राफिक्स के अंतर्गत आता है। तो ये उसका पॉमिस्ट्री का एक हिस्सा अभी और चालू हुआ है। और ये सब चीजें आप देखिए कि हमारे विश्व की 840 करोड़ संख्या है, जनसंख्या, और 840 करोड़ लोगों की ये जो प्रिंट है ये अलग है। आप बताइए, हम जाने हजारों लोगों की कुंडली एक समय पे जन्म देते हैं एक जगह पे, तो उनकी कुंडली एक जैसी होती है, हजारों लोगों की, लाखों भी हो सकता है। 840 करोड़ में कितने लोग होंगे एट ए टाइम? तो हम उसमें भेद कर पाना मुश्किल हो पाता है। जो अगर एक साथ 2 बच्चे जन्म देते हैं तो उनका भेद करना मुश्किल होता है, लेकिन हमारी हाथ की जो रिज है, पैटर्न है, ये दोनों अलग होते हैं। इवन जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, उनकी भी रेख तो खैर अलग होती है, लेकिन उनकी रेखाएं भी अलग होती हैं। आप देखिए, एक दो मेरे परिचित में कई जुड़वा है, एक भाई बहन है। अब देखिए, पहले तो यही हुआ कि एक लड़का है एक लड़की है, ये शुरुआत यहीं से हुई एक टाइम पे। फिर दूसरा, एक डॉक्टर बना, एक इंजीनियर बना, तो और उनकी प्रकृति अलग। तो ये बताइए, जब कुंडली एक है, सब कुछ एक है, हालांकि उसमें एस्ट्रोलॉजी में भी एक कृष्णमूर्ति थ्योरी है, वो कहते हैं नहीं साहब उसका सब लॉट बदल गया, लेकिन कई बार सब लॉट भी नहीं बदलता, बहुत सारी चीजें। तो लेकिन उनकी हाथ की जो रेखा है वो टोटल अलग है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम हर किसी के हाथ को व्यक्तिगत रूप से उसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। और सवाल है कि पॉमिस्ट्री काम कैसे करता है। ये आप समझ लीजिए कि हम हाथ से काम कैसे करता है। तो मैं आपको ये बतलाऊं, बहुत लोग जानते होंगे, प्राय सभी जानते होंगे, हमारा जो मस्तिष्क है ये 2 हिस्सों में बटा है। लेफ्ट वाला हिस्सा राइट हाथ से जुड़ा हुआ है, और जो राइट वाला है वो लेफ्ट से। और सबसे ज्यादा जो जुड़ा हुआ है वो हमारे उंगलियों के पोरों से, मतलब नीचे से होती हुई जो नर्व है उंगलियों के पोरों पे सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब जो हमारा जो लेफ्ट पोर्शन है, उस मस्तिष्क के 5 हिस्से हैं, और पांचों अलग अलग, एक अंगूठे से इससे 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 5 जगह से बटा हुआ है। नाम आप कहेंगे तो मैं उनके नाम बताएंगे बाद में, क्या नाम है उन मस्तिष्क के 5 हिस्सों के, और ये जुड़ा है इससे। मस्तिष्क के हर हिस्से का अपना एक अलग काम है। अंगूठे, अब जो मस्तिष्क का जो हिस्सा अंगूठे से जुड़ा हुआ है, हम अंगूठे को देख के उस बारे में जानेंगे कि उस जातक का आखिर मतलब सोच क्या है, क्या क्या चीजें हैं, आगे किस प्रकृति का होगा। जो हिस्सा इस उंगली से जुड़ा हुआ है, मस्तिष्क का वो हिस्सा क्या चीज देखता है, हम उसको ये उंगली देख के बोलेंगे। ऐसे हम अलग अलग उंगलियों के बारे में केवल इसलिए बोल सकेंगे कि जो उंगली प्रधान है, बड़ी है, छोटी है, तो हम ये जानेंगे कि ये अपने मस्तिष्क के जिस हिस्से से जुड़ा हुआ है उसके संबंध में ही वो उंगलियां काम करती है। ये हम आपको वो सारी चीजें बताएंगे। देखिए, बहुत लोगों ने बहुत काम किया है, यूरोपियन लोगों ने भी, इंडियन लोगों ने भी। तो हम हमारे इंडियन लोगों ने अलग तरीके से काम किया, मतलब प्राचीन लोगों ने, और वेस्टर्न लोगों ने अलग ढंग से काम किया है, ठीक है। उन्होंने साइंटिफिकली काम किया है, और हमने ज्यादातर सामुदायिक शास्त्र को अलग ढंग से। मैंने अभी वेस्टर्न लोगों के बारे में बताया, लेकिन जो उत्पत्ति है हमारे इसकी हस्तरेखा शास्त्र की, वो सामुदायिक शास्त्र है। सामुदायिक शास्त्र में 8 विद्या होती है। अब 8 विद्या खैर आपको उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अब मैं आपको हमारे जो प्राचीन हस्तरेखा शास्त्र का है, सामुदायिक शास्त्र का, उसके बारे में बताता हूँ। अशोक वाटिका में जब सीता जी बैठी थी, हनुमान जी ने वो मुद्रिका डाली, तो उन्होंने कहा कि मेरे को अंगारा मिल गया, मैं आग लगा लूंगी, ऐसी बात कर रहे थे। तो हनुमान जी ने कहा ये तो डर गई
रावण आया था उससे डर गई, तो मैं सामने आऊंगा तो मेरा भी विश्वास नहीं करेंगे। तो उन्होंने बैठ के रामचंद्र जी के शरीर के अंगों का लक्षण बतलाना चालू किया। जब उनके उनके शरीर के एक एक अंग का लक्षण बतलाया तो सीता जी को विश्वास हो गया कि हाँ, ये कोई मेरे पति रामचंद्र जी के पास ही आया, उन्हीं का कोई आदमी है। ठीक है। इसी प्रकार से सीता जी को जब खोज रहे थे राम लक्ष्मण दोनों, तो ऋषिमुख पर्वत के पास जाने लगे तो सुग्रीव डर गए। उन्होंने हनुमान जी को भेजा कि भाई जाओ देखो ये कौन है, हमारे मित्र हैं क्या है, मतलब हमारे विरोधी हैं या बागी ने भेजा है। तो हनुमान जी ने, मैं सामुद्रिक शास्त्र की बात कर रहा हूँ, हनुमान जी आके उन दोनों से देखा तो उनके शरीर के अंग देख के उनको लगा नहीं यार ये अच्छा आदमी है और विरोधी नहीं हो सकते, छल कपट वाले नहीं हो सकते। इसी प्रकार से आपको मालूम है कि सीता जी जमीन से प्रकट हुई थी, तो उनकी कुंडली क्या बनाते हैं, है ना? इन लोगों की तो कुंडली बना नहीं सकते थे। तो नारद जी, बार बार नारद जी का नाम आता है, नारद जी ने उनका हाथ देखा था और हाथ देख के बतलाया था कि ऐसे 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 शादी होगी और अपने वर्ष से पहली बार पुष्प वाटिका में मिलेंगे। ये नारद जी ने बताया। नारद जी का प्रसंग बहुत है, उन्होंने कई लोगों के हाथ देखे। हिमालय मैना की पुत्री थी पार्वती, उसकी भी हस्तरेखा नारद जी ने देखी और कहा ऐसा जटाजूटधारी होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो सब कुछ तो डरे और उन्होंने कहा ये क्या भाई जटाजूटधारी जंगल के, तो उन्होंने कहा नहीं शंकर जी ऐसे ही हैं, तुम तो शंकर जी को पा सकते हो जिस प्रकार से तुम्हारे को ये लिखा हुआ है, तो तुम वो करो, तप करो वो मिलेंगे। तो शंकर जी का लिए उन्होंने तप किया और शंकर जी प्राप्त हो गया। ये सब हाथ देख के बताया था। तो सबसे पहले अगर हम देखा जाए हमारा हस्तरेखा शास्त्री कौन था, तो हमारे जो बॉस निकलेंगे वो नारद जी निकलेंगे। हमारे ग्रंथों में नारद जी के बारे में ही बताया। हालांकि नारद जी के साथ मनु स्मृति में भी है, सामुद्रिक शास्त्र याज्ञवल्क में है, गर्ग संहिता, नारद संहिता, बृहद संहिता, महाभारत, रामायण, अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण में भी जो हमारे सामुद्रिक शास्त्र के बारे में लिखा है। ये जो गरुड़ पुराण अभी आप लोग जो सुनते हैं वो प्रेत कल्प पढ़ते हैं, उसका दूसरा उत्तरार्ध पढ़ते हैं, आप पूर्व कल्प नहीं पढ़ा, उसमें जीवित रहते तक ये सामुद्रिक शास्त्र के बारे में भी लिखा हुआ है। ठीक है? फिर हमारे ये लाइब्रेरी जला दी बक्सा और खिलजी ने, लेकिन हमारे यहाँ से जो पढ़ के निकले थे वैन सांग, मैक्स मूलर, है ना, ये लोग गए, उन्होंने ज्ञान विज्ञान का प्रसार किया था, तो बहुत सारे हमारा जो ज्ञान है वहाँ सुरक्षित रहा। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, जो बोला वो अपने नाम से बतलाया कि साहब हम बतला रहे हैं कि ये पॉलिसी है, एस्ट्रोलॉजी है, ये है। हालांकि सबसे पहला उल्लेख अरस्तु का आ जाता है 384 BC में। अरस्तु ने कहा था कि भाई कि ये इधर ज्ञान होता है, कौन सा हाथ देखना चाहिए, इसके बारे में उसका एक विचार है। उसने बताया था हार्ट इधर होता है इसलिए ऐसा देखना चाहिए। लेकिन जो सबसे पहले हमारा जो ज्ञान फैलाया वो जिप्सियों ने फैलाया। पहले हमारा ये यूरोप वगैरह सब जुड़े हुए थे, तो यहाँ से धीरे धीरे जो जिप्सी गए वो लोग एक भविष्यवाणी थे, काला जादू कहते थे, उन्होंने हमारा ज्ञान को सबसे पहले फैलाया। लेकिन वेस्टर्न लोगों ने क्या किया, उसको एक तार्किक रूप दिया, एक वैज्ञानिक दृष्टि से देखा, क्लासिफिकेशन किया और उन्हें अपने हिसाब से डेवलप किया। चाहे सेंट जर्मेन हो, विलियम बेनहम हो, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो हम जो पढ़ेंगे वो वेस्टर्न थ्योरी से पढ़ेंगे, लेकिन ज्यादातर हम सामुद्रिक शास्त्र को भी टच करेंगे, थोड़ा थोड़ा उसको भी बतलाएंगे। चलिए, ये तो हुआ उसका एक प्रकार से उसका उत्पत्ति विकास। अब हम चलते हैं कि हाथ में ऐसा क्या कि हाथ से हम भविष्य पढ़ेंगे। हमारे ललाट भी है, पांव भी है, शरीर के और भी अंग हैं, केवल हाथ ही क्या, हाथ से इतनी ज्यादा चीजें कैसे बताई जा सकती है। ठीक है। तो आप देखिए एस्ट्रोलॉजी से जो लोग जुड़े हुए हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा जो भाग्य है या पुरुषार्थ है वो हमारे कर्म से बना है। हमारा संचित कर्म है, जिनका फल नहीं मिला वो संचित कर्म है, लेकिन हमारा भाग्य हमारे कर्म से बनता है। ठीक है। और कर्म करने के लिए उसका 90% हिस्सा जिम्मेदार हमारे हाथ होते हैं। पूरा नहीं होता, क्योंकि मानसिक रूप से भी कई काम होते हैं, लेकिन 90% जो हिस्सा होता है वो हमारे हाथ करते हैं, हमारे कर्म। तो आप बताइए, जिस कर्म से हमारा भाग्य बनता है तो उस कर्म को करने वाले हाथ, उनसे हमारा भाग्य क्यों नहीं बनेगा और उससे हम भाग्य क्यों नहीं पा सकेंगे। और देखिए, सबसे पहले हाथ की महत्ता देखिए कि जब हम सबसे पहले उठते हैं तो हमारे लिए कहा जाता है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी,
कर मध्य सरस्वती, आप ये देखते ना इसे। तो मतलब कर को ही लक्ष्मी मानते हैं, कर को ही सरस्वती मानते हैं, कर को ही कर यानी हाथ को गोविंद मानते हैं, और कहते हैं कर के दर्शन करो, हाथ के दर्शन करो। मतलब हमारी जो महत्ता है वो सबसे ज्यादा कर की है। हम कोई अनुष्ठान वगैरह करते हैं तो जप करेंगे, तो कोई भी काम करेंगे, देवताओं को अंजलि देंगे तो इस ढंग से देंगे, पितरों को देंगे तो पितृ तीर्थ यूं देंगे, है ना, देवताओं को, इनको सब एक तरीके हैं, पितृ तीर्थ, देव तीर्थ, और ये सारे तीर्थ उसमें है। एक्यूप्रेशर की जब बात चलती है तो हाथ के पॉइंट देखिए कैसे वो काम करते हैं, यहाँ दबाओ तो ये हो जाएगा, यहाँ दबाओ तो यहाँ हो जाएगा। हालांकि वो हाथ भी दबाते हैं, कान भी दबाते हैं, दूसरा भी दबाते हैं, लेकिन हाथ की महत्ता अपने आप सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि हम हस्त परीक्षा से हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं। हम बहुत सारे हमारे पास कुंडली भी है, ये भी है, तो हस्त परीक्षा से ही क्या है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हर किसी का बर्थ टाइम नहीं होता, और कई लोगों का होते हुए गलत होता है। हालांकि बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करते हैं, एक नष्ट जातकम करके है, प्रश्नों के द्वारा हम जन्म तिथि जानने की कोशिश करते हैं। एक हम बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन से गलत समय को थोड़ा सा सही करते हैं, केपी पद्धति में भी उसको बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन किया जाता है। ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन वो जो रेक्टिफिकेशन है वो उतना अच्छा नहीं है। सही जन्म समय मालूम है तो उससे तो नो डाउट हम बहुत कुछ जान सकते हैं, लेकिन अगर किसी का जन्म समय ही नहीं मालूम या गलत है, तब हम क्या करें। और वो अपने भविष्य के बारे में, अपने कैरियर के बारे में बात चाहता है, तो केवल हमारे पास एकमात्र चीज रह जाती है कि हम हाथ, तो हम हाथ से उसके बारे में बहुत सारी चीजें उसको भविष्यवाणी कर सकते हैं, उसको मार्गदर्शन दे सकते हैं। दूसरा, हमारे पास कुंडली है ही नहीं तो हम फलित कैसे करें। दूसरा, दो लोग एक टाइम पे पैदा हुए हैं, उनकी कुंडली एक है, तब क्या करेंगे, तब हम हाथ देखेंगे, ये जुड़वा बच्चों के लिए है। और फिर रोग होने वाला है किसी को या रोग है, तब हम हाथ देख सकते हैं। हाथ देख के हमें ये अंदाजा लग सकता है कि इस आदमी को इस प्रकार का रोग होने की संभावना बहुत ज्यादा है। कई रोग तो ऐसे होते हैं, अरे तुम्हारे यार ये बीमारी चालू हो गई है, इसका एक्सीडेंट, अभी आपको बताएंगे कभी नखून पड़ रहा है कि उसमें खड़ी अगर काली लाइन आ रही है तो भाई तुम्हें ऐसी बीमारी है जो दवाई से सही हो जाएगी, जल्दी फटाफट करो इलाज। या आड़ी काली लाइन है तो ये कहेंगे अरे तुम्हारे को ऐसा रोग है जिसका ऑपरेशन ही होगा। अब देखो, तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत बहुत शॉर्ट में कि आप हस्तरेखा द्वारा जान सकते हैं। ठीक है, फिर आपके सामने आएगा कौन सा हाथ देखा जाए, कौन सा हाथ नहीं देखा जाए, तो ये सामने चीजें आएंगी, वो हम आपको बताएंगे। फिर आती है उंगलियां। सबसे ज्यादा आप केवल किसी से बात करते समय, बात करते करते 1-2 मिनट में ये भांप लेंगे कि सामने वाले की प्रकृति क्या है। उसमें हम क्या बताएंगे आपको कि उसकी उंगली लंबी है या छोटी है। जिसकी उंगलियां छोटी होंगी वो बहुत चर प्रकृति का होगा, मतलब ऊर्जावान होगा, फटाफट काम करने वाला होगा। और जिसकी उंगलियां लंबी होंगी वो आदमी सोच विचार करने वाला होगा, एकदम से नहीं उठ पाएगा। ये बहुत सारी चीजें। अब सवाल है कि आप कहेंगे कि छोटी कौन सी और लंबी कौन सी, तो बिल्कुल साइंटिफिक हमारे पास टाइम है, वो एक रेशियो है कि अगर कोई 5 फुट का कोई व्यक्ति है तो उसका ठीक 18 सेंटीमीटर का हाथ होगा। कहाँ से, ये जो मणिबंध की देखा यहाँ से लेके ये सबसे बड़ी उंगली का जो टॉप है यहाँ तक का 18 सेंटीमीटर का होगा। फिर कैसे कैसे होगा, ये सारी चीजें हम आपको जब आप पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि उसकी उंगली छोटी है, बड़ी है, कितनी होगी, ये सारी उंगलियों के बारे में बताएंगे। फिर उंगलियों के बीच का जो गैप है उससे क्या अर्थ निकलता है, देखिए मेरे जैसे ये इधर गैप है ना, तो ये आप लोगों को भी देखिए यहाँ किसी का गैप है किसी का नहीं है, तो उसका क्या अर्थ होता है, हम ये सारी चीजें आपको बताएंगे। और बिल्कुल एक क्रम से चलेंगे और मतलब हम अपने सिलेबस के अनुसार चलेंगे, ये आपको हम बता दें। तो ये मैंने आपको एक प्रारंभ चीजें बताई थी, और फिर तो अब जो लोग पढ़ेंगे तो उनको फिर विस्तार से बताएंगे। तो अब आप मेरे से जी। जय गणपति, धन्यवाद सर, आपने सबको एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया। ज्योतिष आईकास के द्वारा हस्तरेखा प्रवीण का जो सिलेबस है, जो आईकास की वेबसाइट पर है, वो आप सबको वहां से भी मिल जाएगा। और फिर भी आप जब हमारे ग्रुप्स में जुड़ेंगे तो हम वहां पर दे देंगे। जो दिल्ली 4 से जुड़े हैं वो अपने चैप्टर चेयरमैन से बात करके अपने नाम हमारे पास भेज देंगे तो हम अपने ग्रुप में जोड़ लेंगे। और जो दिल्ली 7 से जुड़े हुए हैं वो वहां से उनके द्वारा नाम देंगे तो हम उनको जोड़ लेंगे।
और जो भी जानकारी है आपके चैप्टर वाले आपको दे देंगे कि किस प्रकार से सिलेबस है, कौन सी बुक्स लगेगी, क्या होगा, तो वो सारी जानकारी दे देंगे। अभी आपके मन में कोई भी प्रश्न चल रहा है इस आज की मीटिंग को लेकर के कि आपके कुछ और मन में क्विज है, कुछ क्वेश्चन है, तो शुक्ला सर उपस्थित हैं, वो आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। शुक्ला सर, जय गणपति सर, आ जाएंगे। हाँ जी सर। सर एक मेरा प्रश्न था, अमित शर्मा सर। मैंने जी, 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 ईसीजी बोलिए। करा ली है सर मैंने ईसीजी कराई, इको कराई सर, उसमें कुछ आया नहीं, लेकिन चेस्ट में सर पेन होता रहता है सर, तो इसके कुछ उपाय कर सकते हैं क्या सर? देखिए, यहाँ उपाय की बात तो बाद में आती है। सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि क्या हमें जो दर्द है, क्या वाकई में हार्ट की कोई डिसीज है या गैस ट्रबल है। तो एक बहुत छोटी सी चीज है हमारे उसमें हस्तरेखा में, बहुत छोटी सी चीज कि ये पीछे देखिए चंद्र है नाखून में, ये चंद्रमा है, ठीक है, समूह के उंगली में होंगे। तो ये चंद्रमा एक नॉर्मल होते हैं, या तो ये बहुत बड़े हो गए या गायब हो गए हैं। अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो आपकी हार्ट की प्रॉब्लम है। बिल्कुल एक बहुत छोटी सी चीज है हार्ट में, ठीक है। कुंडली में आप लेफ्ट हाथ में राइट हाथ में सर? जी सर, लेफ्ट हाथ में के सर राइट हाथ में? दोनों हाथों में होंगे, ये दोनों हाथों में होंगे। तो ये चंद्रमा से आपको देखना पड़ेगा। कुंडली नहीं है या राइट? वो लेफ्ट राइट अलग है। देखिए, रोग के बारे में हम दोनों हाथ देख सकते हैं, रोग के बारे में। तो देखिए, कुंडली छोड़ो आप, अभी हाथ की बात बतला रहा हूँ। अभी हम हाथ की बात करेंगे। देखिए क्या होता है, जब हम हाथ की बात करेंगे तो हम कहेंगे दुनिया में सबसे जो एडवांस टेक्निक है वो हाथ का है। हम कोई सी भी अगर भगवान का वो पढ़ते हैं, चालीसा पढ़ते हैं, ये स्तोत्र पढ़ते हैं। धन्यवाद। मैं एक करके फिर आपका समाधान हुआ। आप अपने पूरे देख लीजिए, जो नाम मेरे पास आते जा रहे हैं, हैंड राइज हो रहे हैं। रंजना जी कुछ पूछना चाहती हैं। रंजना जी, उनका हाथ दिख रहा है, वो अपना क्वेश्चन करें। बाकी लोग भी हैंड राइज कर दें तो मैं नाम बोल दूंगा। जी सर, नमस्कार। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या जैसे हम हमारे पास है, हम यहाँ इसलिए आए हैं कि हम धीरे धीरे जिन लोगों की कुंडली हमारे पास नहीं है उनका भी हम एनालिसिस कर सकें। तो क्या हम आगे करते करते, प्रवीण विशारद सब कुछ कर लिया, तो क्या हम इस योग्य बन जाएंगे कि हम उस व्यक्ति की कुंडली बना सकेंगे हाथ देख करके? ऐसा हो सकेगा क्या सर? मैं आपको बतलाता हूँ, विधियां बहुत हैं, मैं आपको उसके सूत्र बतला दूंगा, लेकिन बहुत गहन अनुभव और इंट्यूशन, साधना और सिद्धि, ये दोनों चीज की आवश्यकता है। सिद्धि होती है पढ़ के, आप ये पढ़ रहे हैं, वो सूत्र है, उनको अप्लाई किया, कई हाथों में देखा। और साधना जो वैसे से बतलाया था पंचांगुली देवी, वो अभी बहुत कम लोग हैं जो इस प्रकार से बना सकते हैं। मैं खुद नहीं बना सकता, आपको सूत्र बतला दूंगा, लेकिन सूत्र को आप अध्ययन करेंगे, आप पहुंच पाएंगे। जी सर, और भी प्रश्न है। जैसे मान लीजिए सर ने बताया कि जब कभी प्रैक्टिकल के लिए भी हम बुलाते हैं, रखते हैं। अब जैसे मैं आउट ऑफ सिटी रहती हूँ, तो क्या हमें एक निश्चित समय दिया जाएगा वो उचित कि हम अपना ट्रैवल प्लान कर सकें उस पर्सनल मीटिंग के लिए? ऐसा भी हो पाएगा क्या? हाँ, वो बहुत पहले से बताया जाएगा, बहुत पहले से। जी बहुत पहले से तय कर देंगे, आप लोग सब लोगों की सहमति से करेंगे। और ग्रुप में सहमति बनाई जाएगी पहले, तब रखा जाएगा। अच्छा जी, ओके। जी जी, जब हमारा ग्रुप बन जाएगा फिर हम एक परिवार हो जाएगा, सब आपस में सहमति से होगा काम, है ना? जी जी सर, धन्यवाद। मुझे अगला नाम दिख रहा है कि रीना जी जो गेस्ट हैं। रीना जी, आप अपना वीडियो ऑन करें और क्वेश्चन बताएं। जी नमस्कार सर। मुझे ये पता करना था कि ये जो प्रैक्टिकल सेशन होता है जिसमें हम इन पर्सन आकर आपसे ज्ञान ले सकें, ये कितने दिनों का होता है यूजुअली? ये सब नहीं, ये हमारी तो 1-2 दिन का ही होगा। एक बार 24 घंटे में बुला लेंगे, सुबह बुलाएंगे, शाम को वापसी कर देंगे। जी, और सर अब यही उसमें कंसर्न यही आता है कि जब एकत्रित हो जाते हैं बहुत सारे लोग, तो कितना उसमें अटेंशन मिल लिए या जो भी कितनी चीजें कवर हो पाए, क्योंकि जब बहुत बड़ा ग्रुप हो जाता है तो बहुत ज्यादा बड़ा ग्रुप नहीं होगा, बहुत ज्यादा बड़ा ग्रुप नहीं होगा, 20-25 लोग ही हो पाते हैं। देखते हैं, गणेश जी की इच्छा हुई ज्यादा तो, लेकिन 20-30 लोग से ज्यादा नहीं होते। जी सर। और अच्छा, दूसरी क्वेरी ये थी कि आपने ये जो इसमें भी आई एम श्योर जैसे प्रवीण और विशारद होते हैं, तो इसमें भी एक
प्रिलिमिनरी और एक एडवांस लेवल होगा, आई एम श्योर। तो दोनों होंगे, इसमें दोनों होंगे। कितने 6 महीने levels में, होते हैं? 6 महीने प्रवीण है, 6 महीने विशारद है जी। और विशारद के बाद आपको लगता है कि स्टूडेंट में इतनी कॉम्पिटेंस हो जाती है कि वो उसके बाद इंडिपेंडेंटली अभ्यास की जरूरत है। अभ्यास की जरूरत है? हाँ, तो वो आप हमारे इज देयर संस्था एन अलुमनाई नेटवर्क जिसमें आदमी पार्टिसिपेट कर कर एक दूसरे को के इनपुट्स लेकर प्रैक्टिस तो ऐसे ही होगी ना, बिकॉज आइसोलेटेड वे में ऑनलाइन करके हमको तो नहीं मिलेगी प्रैक्टिस। तो कोई एक नेटवर्क होता है तो उसमें आदमी सीख पाता है एक दूसरे के एक्सपीरियंस से। तो क्या ये ऐसा कुछ होता है, एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल हम कराएंगे, समय समय पे कराएंगे। जी सर। और लास्टली एक जो जेंटलमैन अभी जिन्होंने पूछा था, जिनको आपने चंद्र वाला बताया, तो यदि नाखून में चंद्र अभी मैं देख रही हूँ, ऐसे तो नहीं दिख रहे हैं पर पहले होते थे, तो अगर चंद्र एब्सेंट है तो दैट इंडिकेट्स हार्ट डिजीज? बिल्कुल सही है। और देखिए, आप कह रही है मैं देख रही हूँ, देखिए आपको जब तक गुरु के ज्ञान की टॉर्च नहीं मिलेगी, जब तक दिखेगा नहीं कि रस्सी है कि सांप है ना? तो थोड़ा सा बारीकी से समझेंगे, और जो ऑफलाइन क्लास होगी उसमें 2-4 चीजें बहुत क्लियर करेंगे, बाकी चीजें तो ऑनलाइन सही है। जैसे कि हम एक डेल्टा बतलाएंगे कि पर्वत का केंद्र बिंदु है कौन सा, ये ऊपर उठ रहा है, ये है कि साइड में है। तो ऐसे डेल्टा है, आपका चंद्र बिंदु है, रोग के बारे में कुछ पहचान है, नखूनों के बारे में, तो ये जो ऑफलाइन में ये चीजें करेंगे अपन, ये विशेष करेंगे। और उसके बाद फिर हम ऑनलाइन में ये कर सकते हैं कि भाई पर्टिकुलर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही, ये क्या चीज है, ट्रायंगल बनाए, चतुर्भुज बनाए, कि ये सही है गलत है, ये कौन सा, वो अपन ऑनलाइन में एक उसमें डाल दिया अपने शेयर, उसके पर डिस्कस कर सकते हैं, है ना? ये कर देंगे। जी थैंक यू। सर एक और चीज मेरे को क्यूरियोसिटी थी, जैसे अब जैसे एक डिजीज की बात हो रही है, हार्ट डिजीज, तो ये हार्ट डिजीज तो बहुत वाइड हो गया, इसमें कोलेस्ट्रॉल होने से लेकर अटैक तक का भी हो सकता है। सारी बीमारियों के बारे में होता है, विशारद में बीमारियों के बारे में बहुत ज्यादा है। अच्छा जी। हाँ, ये कोर्स में सिलेबस जब आप देखेंगे उसमें आपको सब मिलेगा। मैं अगला क्वेश्चन हमारे साथ कर रहे हैं रश्मि बिसेन, मैं उनको बुलाऊंगा। रश्मि बिसेन। जी गुड इवनिंग सर, जय गणेश जी। हाँ जी, आप अपना वीडियो दिखा पाएंगे? जी सर। हेलो हाँ जी सर, मैं पेशे से टीचर हूँ और मैं कामाक्षी चैप्टर 4 कामाक्षी टेम्पल से जुड़ी हुई हूँ। अभी हाल ही में मैंने प्रवीण 1 का एग्जाम दिया है, और अभी तो मेरा सर ये पूछने का है क्वेश्चन कि जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी कंप्लीट करने के बाद ही पामिस्ट्री सीखे, क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ है, या फिर हम प्रवीण 1 अभी पास कर चुके हैं और अभी इसमें एनरोल कर सकते हैं? देखिए, अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रही हैं तो आपको साथ में एक सपोर्ट है, मतलब आपको बेनिफिट, एक्स्ट्रा बेनिफिट है। लेकिन पॉमिस्ट्री तो वही है ना, जिसको एस्ट्रोलॉजी नहीं जानता केवल पॉमिस्ट्री भी करते हैं लोग। जो एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल नहीं जानते उनको थोड़ा सा कम समझ में आएगा। देखिए, आपने एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत अगर आपने पढ़ ली है, आपने कारकत्व पढ़ लिए, ग्रहों के कारकत्व क्या होते हैं, तो आपको तत्काल समझ में आ जाएगा, है ना? उनकी ग्रहों की युति जैसे आपको मालूम है, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। आपको प्रवीण 1 आपने कर लिया तो पॉमिस्ट्री के लिए आपने बहुत कुछ पढ़ लिया। बिल्कुल निश्चिंत रहें आप। सर इसकी क्योंकि पामिस्ट्री एक ये प्रैक्टिकल चीज है, हम हाथ खुद भी देखेंगे जब आप पढ़ाएंगे, तो ये इसकी ऑफलाइन क्लास होगी, वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, तो ये ऑनलाइन ऑफलाइन ऐसे मिक्स होगा? देखिए मैडम, आपने अगर विशारद भी कर लिया तो क्या विशारद करते से आपको कुंडली देखना आ गई क्या? नहीं सर, वो तो प्रैक्टिस चाहिए होती है। हाँ, प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिस में क्या होता है कि हम देखते हैं, हमारी नजर नहीं पहुंच पाती, या हम उसकी गलत आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ऐसे हाथ डाल डाल के उनको एक एक चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे, पूरे प्रेडिक्शन के ऊपर नहीं, हाथ डाल के कि क्या ये लाइन, हम इसको ये लाइन माने, क्या इस लाइन का ये डेल्टा है, या ये लाइन है, या ये रोग है, तो उसमें डाल डाल के अपन उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, जो अपने चलेगा। लेकिन आप देखिए, आप अगर हस्तरेखा प्रवीण में ही अगर इतना ज्यादा करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो जो कोर्स चलता जा रहा है उससे संबंधित आप अगर डालेंगे, अपन उसको क्लियरफाई करेंगे। लेकिन चलिए, कोर्स के अनुसार एकदम से अगर आप ऊपर पहुंचेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। पूनम जायसवाल जी, धन्यवाद। पूनम जायसवाल जी क्वेश्चन पूछ रही हैं। जी प्रणाम सर।
मैं जय कामाक्षी गणपति। चैप्टर 4 से कनेक्टेड हूँ। जय गणपति जी। सर मेरा ये सवाल था कि इसमें इस नॉलेज में एक तो हाथ की रेखाएं बदलती रहती हैं। मैं खुद अपने हाथ की ऑब्जर्वेशन अगर करूँ तो आपका कुछ वीडियो नहीं ऐसी दिख रहा है। तो मैं वीडियो ओके, ऑन नहीं कर पाऊंगी कुछ कोई बात नहीं, ठीक है, सर्कमस्टांसेस की वजह से। ठीक है, सो तो सर जब हम कहते हैं कि हाथ की रेखाएं बदलती रहती हैं तो फिर हम इस नॉलेज से मतलब कितना जस्टिफाई कर पा सकते हैं कि ये हम ऑथेंटिक या हम सही बात पे पहुंच पाए किसी भी जातक के लिए। जब आप पढ़ेंगे ये हस्तरेखा तो उसमें आप रेखाओं का वर्गीकरण पढ़ेंगे कि प्रमुख रेखाएं, माध्यमिक रेखाएं, ऐसी 5 प्रकार की रेखाएं होंगी। तो एक रेखा होती है प्रभाव रेखा। प्रभाव रेखा जो होती है वो बनती रहती है, बिगड़ती रहती है। वो जो प्रभाव रेखा रहती है वो मेन रेखाओं की सप्लीमेंट रेखाएं होती है। देखिए जो मुख्य रेखाएं होती है कि ये 3 रेखाएं ये कभी नहीं बदलती, क्योंकि जब गर्भ में बच्चा रहता है 12 सप्ताह का हो जाता है तो 13वें सप्ताह से उसकी लाइनें बनने चालू हो जाती है, ये लाइनें और ये रील, ये कभी नहीं बदलती। प्रभाव रेखा बदलती है तो आदमी की जो मूल प्रकृति है वो वही रहती है, लेकिन बाकी चीजों का बदलाव होता है। तो प्रभाव रेखाओं के अनुसार उसका वो बदलता रहता है। दूसरा, आपका जो लेफ्ट हैंड है वो आपका पास्ट है, मतलब इनएक्टिव हैंड। जिस हाथ से आप लिखती है, मान के चलिए आप राइट हैंड से लिखते हैं, राइट हैंड से काम करते हैं, वो आपका एक्टिव हैंड है, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट। और ये जो है आपका पास्ट है। तो आप देखिए इसमें से रेखाएं ये अक्सर अलग होती है। तो हम आपको बताएंगे जब अलग रेखाएं अलग है, हाथ अच्छा है तो क्या अर्थ होगा, या जो हाथ दिख रही है वो खराब है और पहला वाला अच्छा है तो उसका क्या अर्थ है। इवन ये पूरा एक क्वेश्चन आता है प्राय, है ना। तो ये आप पढ़ेंगे तो प्रभाव रेखा कौन सी है वो हम बता देंगे, तो आपको समझ में आ जाएगी इन रेखाओं के बदलने का कारण क्या है। ठीक है ना। थैंक यू। जी सर, जी सर। अनुराग जी का क्वेश्चन लेंगे। सर एक सेकंड सर, क्लास की टाइमिंग्स और डेज कंफर्म हो जाए। वो हम बता देंगे, वो अभी बता देंगे। ठीक है सर, थैंक यू। अनुराग जी कुछ पूछना है? केवल एक ही जिज्ञासा है सर कि क्लासेस रेगुलरली लगेंगी ना? संडे टू संडे, हाँ रेगुलर क्लास है। क्योंकि वास्तु आचार्य में ठीक से ले नहीं पाए वास्तु थे, में बस इसी दिक्कत हुई कारण। थी, वो आपके जो बैच छोटा था उसमें वो पूरा आप लोगों की तरफ से भी पूरा नहीं हो पा रहा था बैच। और यहाँ पर मुझे हस्तरेखा की पिछली क्लासें, क्योंकि हस्तरेखा में स्टूडेंट ज्यादा होते हैं और समय पे आते भी हैं, तो संडे को दिन में क्लास होती है ज्यादातर, और वो जैसे ही बैच बनेगा हम देंगे, लेकिन क्लास संडे नून होगी, ये मान के चलिए आप, है ना। ठीक है, ठीक है। अब विपिन जी मैं Thank you आपका सर, क्वेश्चन धन्यवाद। लूंगा। विपिन आप जो है वो बोलिए वीडियो ऑन करके। सर ये आपकी जो ऑफलाइन क्लास है वो ग्वालियर में होगी क्या? ऑफलाइन क्लास तो जैसे अभी 6 महीने में ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 बार हम आपको बुलाएंगे। ऑफलाइन पूरी तरह से क्लास नहीं होगी, क्लास सारी ऑनलाइन है, लेकिन एक मीटिंग के रूप में हम बुलाएंगे जिसमें कि हम लोग सब लोग मिल सके, और जो भी कुछ हमारे को समझ में नहीं आया है तो एक दिन सर आपको सुबह 12 से 5 के बीच में, जैसे आप सुबह यहाँ गतिमान से आ सकते हैं, शाम की गाड़ी से जा सकते हैं, तो ऐसा 4-5 घंटे का यहाँ पर हम एक रखेंगे ऑफलाइन ग्वालियर का, में होगा वो, है? तो ग्वालियर में होगा। अच्छा, दूसरा अगर ये आप कि ग्वालियर ऐसे चैप्टर से जुड़ रहे हैं तो ग्वालियर से होगा, और अगर वो आपके चैप्टर वाले वहां व्यवस्था करेंगे तो वहां भी हम आपस में चैप्टर वाले बात करके आपको बता पाएंगे। हाँ सर, दिल्ली में भी व्यवस्था हो सकती है। जब दिल्ली के अगर बिल्कुल ज्यादा स्टूडेंट होंगे तो दिल्ली में भी व्यवस्था कर बिल्कुल, सकते हैं। वहां भी हो जाएगी। देखिए मैडम बोल रही है कि ठीक वहां है, भी व्यवस्था हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगला क्वेश्चन लेंगे गीता जी सर, से। एक सेकंड सर, ये जी ऐसा भी लोग बोलते हैं कि आप पूजा करके या भगवान की साधना करके अपनी हाथ की रेखाएं या उनका प्रभाव बदल सकते हैं। देखिए ये तो आप एस्ट्रोलॉजी पढ़े रहे हैं तो आपको मालूम ही है कि कर्म करके बहुत सी चीजें बदली जा सकती हैं। तो देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, ये मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मा। तो देवताओं के अधीन सब कुछ है। अगर हम देवताओं की शरण में होते हैं तो प्रभाव तो कम किए ही जा सकते हैं, बदला कुछ नहीं जा सकता। अभी टोपा लगा के ठंड का प्रभाव कम हो रहा है, उसी प्रकार से प्रभाव कम किए जा सकते हैं। शुक्ला जी बताएं कुछ। देखिए कर्म आपने जब चूंकि इससे जुड़े हुए हैं, कर्म 3 प्रकार का होता है, दृढ़ कर्म, अदृढ़ कर्म और दृढ़ अदृढ़ कर्म। और कौन सा कर्म दूर हो सकता है, दृढ़ कर्म है, वो कैसे दूर हो सकता है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। कर्म का जो प्रभाव है वो प्रायश्चित करके, भोग कर और क्षमा मांगकर, 3 तरीके से ही हो सकता है। तो आपको ये कर्म खत्म हो जाएगा ये तो नहीं हो सकता। भीष्म पितामह बाणों की शैया पे बने रहे, उनको मन चाहा
अवतार मिल गया था, उत्तरायण में नृत्य होगी, वो गंगा जी का वो उनको पानी मिल गया, सब मिल गया, लेकिन भोगना तो पड़ा उनको। देखिए रामकृष्ण परमहंस कितने बड़े वो थे, देवी से सीधी बात करते थे, लेकिन उनको कैंसर हुआ। उनसे कहा भी कि आप इसको दूर कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा मैं अभी दूर कर लूंगा, अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। ये दूर तो होंगे नहीं, इसको या तो मैं प्रायश्चित करूं, क्षमा मांगू, जैसे जप अनुष्ठान होते हैं या कर्म होते हैं, या इस प्रकार से मैं उनकी तीव्रता को कम कर सकता हूं, लेकिन खत्म नहीं हो सकते, है ना, आगे भले बढ़ जाएंगे। तो आप जो दृढ़ अदृढ़ कर्म है या अदृढ़ कर्म है, उनको कर्मों के द्वारा वो दूर किया जा सकता है ना, लेकिन जो दृढ़ कर्म है वो कभी खत्म नहीं होंगे, वो भोगने ही पड़ेंगे। अच्छी बात है। सर ने ये बात बताई है कि प्रारब्ध को भोगना ही पड़ेगा और भोगना चाहिए, लेकिन हम देवता की शरण में आ जाते हैं तो वो प्रारब्ध भोगना हमारे लिए आसान हो जाता है। अगला क्वेश्चन है गीता जी के साथ। गीता जी आप बोले अपना क्या क्वेश्चन है। हाँ जी सर, मुझे पूछना था कि क्लासेस के बाद हमें पीपीटीज मिलेंगी क्या? पीपीटी हम लोग नहीं देते हैं। ओके सर, अच्छा नहीं देते हैं। हाँ बुक्स है, और बुक्स हम सजेस्ट करेंगे, उस बुक से पढ़ेंगे आप लोग, और जो भी नोट्स आप लोग और हाथ से कुछ लिखे हुए नोट्स होंगे तो वो दे देंगे। ओके थैंक यू। हाँ अंचल त्रेहान आपका क्या क्वेश्चन है, बताएंगी। जी नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। वीडियो ऑन कर पाएंगे। क्वेश्चन ये है कि सर मैंने कुछ सर अदर देन बेसिक नॉलेज, मुझे एस्ट्रोलॉजी वगैरह कुछ ज्यादा कोर्स नहीं करा हुआ, सो इज इट ओके अगर मैं जनरल नॉलेज के लिए या ऐसी और विद्या करने के लिए ये कोर्स करूं? मतलब वो तो नहीं कि मेरा बेस नहीं है, आई जस्ट रीड जनरल। वही बातें, यदि आप एस्ट्रोलॉजी का बेस है तो थोड़ी सुविधा हो जाती है। अदरवाइज आपको बताऊं, तीनों ने तो ये कहा था, हम नाम दे देते हैं, ये गुरु की उंगली, ये शनि की उंगली, सूर्य की उंगली, बुध की उंगली, तीनों ने ये कहा था कि ग्रहों का नाम नहीं लेना चाहिए। बहुत सारी चीजों में बदनाम है। गुरु जो है, गुरु अहंकारी नहीं होता, और हम इसको आदमी को कहेंगे अहंकारी, महत्वाकांक्षी, लीडरशिप, तो ये गुरु कभी लीडरशिप नहीं होता। तो ग्रहों का कारकत्व अगर किसी ने पढ़ा है तो थोड़ी उसको सुविधा हो जाती है, लेकिन बिना पढ़े नहीं होगा, ऐसी कोई आप भावना मत पालिए, किसी भी प्रकार का संकोच मत करिए। सर एटलीस्ट मैं अपना हाथ थोड़ा एनालाइज कर पाऊंगी पढ़कर, है ना? निश्चित रूप से आप जब उंगलियां वगैरह बताएंगे वहीं से एनालिसिस कर लेंगी आप। बाकी रेखाओं तो छोड़िए, जब उंगलियों के बारे में बताएंगे वहीं आपको पता पड़ जाएगा ये सही है कि गलत है, वहीं आपको पता पड़ जाएगा। ठीक है सर, धन्यवाद। पढ़ते समय प्रैक्टिस सभी लोग अपने हाथ से ही करते हैं, और थोड़ा सा ग्रहों के राशियों के कारकत्व तो आपको दे दिए जाएंगे, उनके माध्यम से आप इसको सरल कर पाएंगी। तो बहुत बढ़िया। राजेंद्र शर्मा जी का कोई क्वेश्चन है, उनसे पूछेंगे। सर ये केवल ये पूछा था सर कि अगर मेरे को अपना हस्तरेखा दिखाना है तो आप सिटी सेंटर आ सकता हूँ क्या? देखिए काउंसलिंग अलग चीज है, काउंसलिंग अलग चीज है और ये पढ़ाई अलग है। देखिए हम जब पढ़ाएंगे एकदम से नहीं पढ़ाएंगे, हम आपको मतलब जो हमारा सिलेबस है उसी के अनुसार पढ़ाएंगे और क्रमबद्ध ही चलाएंगे। एक काउंसलिंग वाली चीज अलग है, आप इसको इसमें मत जोड़िए, है ना। अभी आप केवल एकेडमिक बात करिए और हम सिलेबस के अनुसार की बात करिए, ठीक है ना। और किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? जय गणपति। सर ने आप सभी के समाधान किए। हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है जल्दी, और जो भी सूचना है वो आपके चैप्टर्स में पहुंचा दी जाएगी। हमारे चैप्टर्स से हम अपने चैप्टर्स वालों को दे देंगे। सर प्लस एक क्वेश्चन और है सर, एक क्वेश्चन, जैसे हमारी ज्योतिष वैदिक एस्ट्रोलॉजी के एग्जाम्स होते हैं, इसके भी होंगे क्या? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। ओके। जनवरी जून फर्स्ट सैटरडे संडे को 2 पेपर होंगे, और दिसंबर फर्स्ट सैटरडे संडे को होंगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन तो नहीं आया किसी के पेपर? सर ये पेपर हिंदी मीडियम में होते हैं क्या? जो मीडियम आप भरेंगे, और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों होंगे। ये चैप्टर आईकास से चलता है कोर्स, तो आईकास की वेबसाइट पे आपको इसका सारा कुछ मिलेगा, और हम भी आपको समय समय पे ग्रुप में देंगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? हाँ, किसका हाथ उठा? अंचल जी का। रंजना जी क्या पूछ रही है? सर मैं कुछ पूछ नहीं रही हूँ, मैं कह रही हूँ अभी से ही इतनी ईगरनेस लग रही है और इतने अच्छे से सर ने एक्सप्लेन किया है कि मैं बहुत जिज्ञासा हो। बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद।
धन्यवाद। ग्वालियर चैप्टर में आरती शर्मा है, उनका नंबर सबके पास होगा 922 962 36 66 922 962 36 66 922 962 3666। आप आरती शर्मा से कांटेक्ट कर सकते हैं। और दिल्ली चैप्टर के लिए दिल्ली चैप्टर चेयरमैन से संपर्क करें और दिल्ली चैप्टर चेयरमैन अलका धवन जी से उनको अपनी लिस्ट भेज देंगे। अलका धवन जी का नंबर आप लोगों के पास पहुंच गया होगा, तो आप अलका धवन जी को अपने नाम दे देना और जो भी कोई जानकारी होगी ये दोनों जगह से आप लोग ले सकते हैं। तो आज के लिए क्लास को यहाँ विश्राम करते हैं और सभी लोगों का धन्यवाद, सब आए, आप ध्यानपूर्वक सुना। सर मेरा सर एक क्वेश्चन था कि मैं क्या अपना हस्तरेखा दिखा सकता हूँ सिटी सेंटर आके? वो अभी सर अवेलेबल नहीं है, अभी जैसे ही यहाँ सर ग्वालियर अवेलेबल हो जाएंगे हम उनको बुलवा लेंगे और आप उनको दिखा देना, ठीक है? हम आप वो मैसेज कर देना, आप बता देंगे। चलिए सर्वे बंद तो करते हैं, आरती शर्मा आ जाए। थैंक यू सर। धन्यवाद आप सभी को आने के लिए। जय गणपति की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय गणपति। जय गणपति की। जय गणपति। जय गणपति। स्वागत है आप सबका। जय गणपति।